2, 3, come on! Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बच्चों, इससे पहले हम इस चैप्टर के कुछ पार्ट को अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिए और चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो चेंजेस होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। तो हमने उस वीडियो में फिजिकल चेंजेस के बारे में जाना था। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। तो देखते हैं हमारी बुक में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो केमिकल चेंज है, रासायनिक चेंज है, उसमें सबसे कॉमन जो चेंज है वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग का लगना, जिससे आप सभी लोग फेमिलियर हैं, उसके बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि जंग लगी हुई वस्तुएं तो आप सब ने देखी होंगी। इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। अगर आप एक लोहे के पीस को, एक लोहे के टुकड़े को ओपन में रख देते हैं, हवा के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर के पदार्थ की कोटिंग जमा हो जाती है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। और ये जो पदार्थ बनता है ब्राउन कलर का, इसको कहते हैं जंग। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और जो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये कहलाती है रस्टिंग, यानी कि जंग लगना। ये देखिए नीचे फिगर 6.2 में आपको बहुत से ऐसे वस्तुएं दिखाई गई हैं जिन पर कि जंग लगा हुआ है। तो इस तरह से लोहे की जो वस्तुएं बाहर खुले में रखी होती हैं उन पे कॉमनली जो जंग है वो लग जाता है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्म लैंड, आयरन बेंचेस kept in lawns and garden, almost every article of iron kept in the open gets rusted। और जो ये लोहे के गेट होते हैं या आयरन के बेंच होते हैं जो पार्क में रखे होते हैं, गार्डन में रखे होते हैं, और हर एक चीज़ जो कि लोहे से बनी है और जो ओपन एरिया में रख दी जाती है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो उसमें जंग लग सकता है। एट होम्स यू मस्ट हैव सीन शॉल्स एंड स्पेयर्स गेटिंग रस्टेड। और आपने घर में भी कुछ ऐसे औजार देखे होंगे, कुछ ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जिसमें कि रस्ट लग जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। कब? जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं। इन द किचन ए वेट आयरन पैन ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। और एक जो हमारी किचन में रखा हुआ जो आयरन का तवा होता है वो भी जंग पकड़ लेता है अगर हम उसको कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दें पानी के कांटेक्ट में और एयर के कांटेक्ट में। रस्ट इज़ नॉट आयरन। जो जंग होता है वो लोहा नहीं होता, आयरन नहीं होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिट। तो जिस लोहे पर ये लगता है, ये परत बनती है, ये इससे अलग होती है, डिफरेंट होती है। लेट अस कंसिडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। तो चलिए कुछ और ऐसे चेंजेस के बारे में जानते हैं जहाँ की एक नया पदार्थ बनता है। तो अब है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 6.6। तो यहाँ पर देखिए हमें बताया गया है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। तो ये एक्टिविटी टीचर के द्वारा करके दिखाई जाए। और यहाँ पे सावधानी के रूप में एक नोट भी लिखा है, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम रिबन होता है, इसको जब हम जलाते हैं तो इसको लगातार एक टक जब हम आंखों से देखते हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। तो जो टीचर जब एक्टिविटी करके दिखाए तो बच्चों को ये एडवाइस दे कि जो भी रिबन जलेगा तो बच्चे इसको एक टक देखें ना लगातार। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ ए थिन स्ट्रिप और ए रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, एक पतली सी स्ट्रिप या रिबन लेना है आपको मैग्नीशियम का। क्लीन इट स्टिप विद सैंड पेपर।
और जो रेग मार्क होता है इसकी टिप्स को आपको उससे क्लीन करना है। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, और जो ये आपकी जो स्ट्रिप है या रिबन है मैग्नीशियम का, इसको इसके बाद एक कैंडल के फ्लेम के पास लेके आएंगे। इट बर्न्स विद ए ब्राइट वाइट लाइट, जब आप इसको जलाएंगे ये बहुत ही ब्राइट कलर की वाइट लाइट आपको जलने के बाद देगी। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि जब ये रिबन को जलाया गया है तो ये कितनी चमकीली वाइट कलर की लाइट इसमें से निकल रही है। When it is completely burned, it leaves behind a powder ash, और जब ये पूरी की पूरी जल जाएगी तो अपने पीछे एक राख छोड़ती है पाउडर के रूप में। Does the ash look like the magnesium ribbon? तो जो ये राख बची है क्या आपको ये मैग्नीशियम रिबन की जैसे दिखाई दे रही है? The change can be represented by the following equation, और जलने के बाद जो चेंज हुआ है इसको हम इस इक्वेशन की सहायता से यहाँ पे दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो इससे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ नीचे देखिए, कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब जो ये हमारी राख बची है मैग्नीशियम रिबन की, इसको इकट्ठा करिए और इसको थोड़े से पानी में मिलाइए। स्टिर द मिक्सचर वेल, और अब इस मिक्सचर को जो राख का और पानी का बना है इसको अच्छे से मिलाइए। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, और जो आपका मिक्सचर बना है इसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट कीजिए। डज द मिक्सचर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो क्या ये जो मिक्सचर है ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है? डज द मिक्सचर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, क्या जो ये मिक्सचर है ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है? ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो जब आपने जो टेस्ट किए हैं इसके बेसिस पे आप क्या क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो ये एक्वस सॉल्यूशन बना है आपके पास ये एसिडिक है या बेसिक है? ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, जब आपने राख को पानी के अंदर जब मिलाया डिजोल्व किया तो इससे एक नया सब्सटेंस बना है, नया पदार्थ बना है। दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और इस चेंज को यहाँ पे इस इक्वेशन की सहायता से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर इट गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ मिक्स किया तो इससे क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, और जो कि आपने चैप्टर 5 में पहले से ही पढ़ चुके हैं आप कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है एक। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो इसलिए जब मैग्नीशियम की बर्निंग हुई है, मैग्नीशियम को जलाया गया है, तो जो नया सब्सटेंस बना है वो क्या है यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक और नया पदार्थ है जो कि बाय द मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया तो हमारा जो नया सब्सटेंस बना है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक्टिविटी 6.7, तो अब है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी भी टीचर के द्वारा ही क्लास में करके दिखाई जानी चाहिए। Dissolve about a teaspoon of copper sulfate in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 1 चम्मच आपको कॉपर सल्फेट लेना है और उसको लगभग हाफ कप पानी लेना है, ग्लास में, टम्बलर में या बीकर में, उसको आपको मिलाना है। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सोल्यूशन, और जो ये सोल्यूशन बना है इसमें आपको कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, तो अब आप पाएंगे कि आपके पास एक ब्लू कलर का जो विलियन है वो तैयार हो गया है। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल, तो अब आपको इसका थोड़ा सा सैंपल लेना है, छोटा सा पोर्शन लेना है सोल्यूशन का एक टेस्ट ट्यूब में या किसी ग्लास की बोतल में। ड्रॉप ए नेल और ए यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन, और जो बाकी बचा हुआ है उसमें आप क्या करेंगे? या तो यूज़ किया हुआ कोई शेविंग ब्लेड या फिर कोई कील इस सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, और लगभग आधे घंटे के आसपास आप इसको डाल कर रखेंगे और इंतज़ार करेंगे।
ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन, और उसके बाद आप जो सोल्यूशन है, विलियन है, इसके कलर को ऑब्जर्व करेंगे कि आपको कैसा कलर दिखाई देता है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सोल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, और इसको जो आपने सोल्यूशन रखा था अलग से सेपरेट करके, उससे आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, जो कि फिगर 6.4 में यहाँ दिखाया भी हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक बीकर में आपने क्या डाला है, ब्लेड डाला है, और दूसरा आपका ऐसे कैसे ही। तो इसका कलर देखिए, जिसमें ब्लेड डाला है उसका कलर कैसा हो गया है, ग्रीनिश हो गया। पहले ब्लू था, अब ये ग्रीनिश हो गया है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? तो क्या आपको यहाँ कोई कलर में चेंज नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है हमें। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, तो अब आप जो एक कील या आपने जो ब्लेड यूज़ की है इसमें, उसको आप बाहर निकाल लीजिए। हैज़ इट चेंज इन एनी वे? तो क्या अब इसमें कोई चेंज हुआ है? द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू ए रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो जो ये चेंज आपने नोटिस किए हैं वो एक रिएक्शन के कारण हुए हैं, जो कि कॉपर सल्फेट और आयरन में रिएक्शन हुआ है, उसके कारण ये चेंज हुआ है। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट ए न्यू सब्सटेंस। और जो सोल्यूशन का कलर चेंज हुआ है ब्लू से ग्रीन, ये किस कारण हुआ है? इसमें एक नया सब्सटेंस, नया पदार्थ बना है जिसका नाम है आयरन सल्फेट। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर एंड द न्यू सब्सटेंस। और जो लोहे की कील है इसके ऊपर जो ब्राउन कलर का जो डिपॉजिट है वो भी एक नया पदार्थ है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, तो अब हम इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट सोल्यूशन प्लस कॉपर। अब है हमारी एक्टिविटी 6.8। टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। तो इसमें क्या करना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 चम्मच के आसपास आपको विनेगर लेना है, सिरका लेना है। ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, और उसके अंदर 1 चुटकी भर क्या डालना है आपको, बेकिंग सोडा डालना है। यू वुड हियर ए हिजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट। तो आपको एक अजीब सी जो बबल्स निकलने की साउंड सुनाई देगी, उसमें बबल्स भी दिखाई देंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। और आपको जो एक गैस बनेगी इसको ताज़ा बने हुए लाइम वाटर में से पास करना है। What happened to the lime water? तो अब आप देखिए और बताइए कि जो लाइम वाटर है इसका क्या हुआ। जब आपने गैस इसमें पास की तो इसके बाद क्या हुआ लाइम वाटर का। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। जो चेंज हुआ है टेस्ट ट्यूब को, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। और जो रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में हुआ है उसको भी हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखाई हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि जो चूने का पानी है, लाइम वाटर है, इसको मिल्की कर देता है, दूधिया कर देता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये चूने का पानी दूधिया हो गया है, ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट भी है कार्बन डाइऑक्साइड का। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रेथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके यूज़ के बारे में हम आगे अपने चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, जहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि जो एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। इन एक्टिविटीज 6.6 to 6.8 यू सॉ दैट इन ईच चेंजेस 1 or more न्यू सब्सटेंसेस वर फॉर्म्ड। तो आपने एक्टिविटी 6.6 से 6.8 में देखा कि हर एक जब चेंज हुआ है तो सब में क्या हुआ, एक या एक से ज़्यादा नए पदार्थ बने हैं। In activity 6.6, the ash was the new substance formed when magnesium was burnt in air. तो जो एक्टिविटी 6.6 थी उसमें जो राख बनी थी वो नया पदार्थ था जब हमने मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया था। इन एक्टिविटी 6.7,
In activity 6.7, the reaction of copper sulfate with iron produce iron sulfate and copper। और जो हमारी एक्टिविटी 6.7 थी उसमें जब हमने कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करवाया था तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ था, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, तो ये दोनों के दोनों ही नए पदार्थ थे। कॉपर वाज डिपॉजिट ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, और जो कॉपर था वो जो शेविंग ब्लेड थी आयरन की उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ था। इन एक्टिविटी 6.8, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइव वाटर मिल्की। और जो एक्टिविटी 6.6 थी उसमें सिरका और बेकिंग सोडा दोनों मिलने से क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने कि चूने के पानी को, लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, दूधिया कर दिया था। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन द रिएक्शन, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो ये नया पदार्थ बना इस रिएक्शन में उसका क्या नाम है। तो इस पदार्थ का अगर आपको नाम पता है तो जिस बच्चे को पता है, जिस स्टूडेंट को पता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि इस नए सब्सटेंस का नाम क्या है। तो ज़रूर बताइए आपको जिसको भी पता लगा है कि क्या नया सब्सटेंस बनेगा। ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। तो एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनते हैं वो कहलाते हैं केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। ए केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल चेंज होते हैं इनको केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब हमें आगे पढ़ना है कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं हमारी लाइफ में, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल का आइकन आता है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सही टाइम पे पहुंचेंगी और आपका पूरा सिलेबस सही टाइम पे कवर हो पाएगा। तो बस लास्ट में यही कहूँगी कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1 2 3 come on।